पिछले क्लास जेनेटिक वेरिएशन स्टार्ट किए थे, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी। तो जेनेटिक वेरिएशन में हम लोग को जेनेटिक वेरिएशन वेरिएशन में दो चीज पढ़ना था। एक था क्या हम लोग पढ़े थे म्यूटेशन। तो म्यूटेशन जो है वो एबरेशन पूरा कंप्लीट कर दिए थे, क्रोमोसोमल एबरेशन, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया था। तो थोड़ा सा हम रिव्यू करा देते हैं, ठीक है। क्रोमोसोमल एबरेशन में क्या होता है कि नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ जीन, अगर ये किसी भी तरह से डिस्टरबेंस होता है तो उसके कारण क्रोमोसोमल एबरेशन होता है। जैसे सपोजेड नंबर हम बोल रहे हैं, या फिर सपोजेड मान लो ये जीन का अरेंजमेंट है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6 जीन है, इसमें किसी तरह सर कल देख लिए थे सर वीडियो ये ऐड हो जाएगा पॉज हो या गया। ट्रांसलोकेट हो जाएगा, एक जगह से दूसरे जगह चला जाएगा। मतलब क्रोमोसोमल एबरेशन में नंबर या फिर हम देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ जीन, अगर इसमें किसी भी तरह का डिस्टरबेंस होता है तो वो क्रोमोसोमल एबरेशन कहलाता है, जो कि 5 तरीके से होता है: इंसर्शन, डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलेशन एंड रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। हम लोग पिछले क्लास कर लिए थे कंप्लीट, ठीक है। हम लोग पिछले क्लास हम म्यूटेशन स्टार्ट किए थे। तो म्यूटेशन में हम बताए थे कि किसी भी तरह का अनप्रेडिक्टेबल जो चेंजेस, सडन चेंजेस आता है किसी कारण से, और उसके कारण से जो क्रोमोसोम में हम लोग देखते हैं चेंजिंग, वो होता है म्यूटेशन। या फिर हम एक और वर्ड ले सकते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट, कि मेरे पास डीएनए का बहुत बड़ा सेगमेंट है, उसमें किसी तरह का अगर चेंजिंग होता है किसी कारण से, तो वो भी चेंजिंग क्या कहलाएगा तुम्हारा, एक पर्टिकुलर जीन का सेगमेंट में बात करें या क्रोमोसोम नंबर में बात करें या सेट ऑफ क्रोमोसोम पे बात करें, तो म्यूटेशन मतलब सिंपल है कि अनप्रेडिक्टेबल चेंजिंग, चाहे वो क्रोमोसोम में देख लो, चाहे जैसे हम लोग म्यूटेशन में ही देख रहे हैं, जैसे क्रोमोसोमल एबरेशन देखे तो यहाँ जीन का अरेंजमेंट एंड स्ट्रक्चर में चेंजिंग आ रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है कि म्यूटेशन में ही हम लोग जो है देखेंगे पॉलीप्लॉइडी, जो हम लोग का आज नया टॉपिक था, ठीक है। एक तरह से मतलब जीन का वेरिएशन में अगर हम म्यूटेशन लेते हैं तो म्यूटेशन के अंदर में एक क्रोमोसोमल एबरेशन आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि क्रोमोसोमल एबरेशन अलग है, म्यूटेशन जो है था इसी में आ जाता है, और इसको अलग भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। म्यूटेशन में जैसे हम बोलते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन, तो उसमें जीन के बारे में पढ़े, जीन के अरेंजमेंट के, और एक जो होता है वो होता है क्रोमोसोम नंबर के बारे में। तो क्रोमोसोम नंबर जैसे हम कोई क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, कोई डिलीट हो गया, तो वही म्यूटेशन कहलाता है। तो इसी में एक कॉन्सेप्ट है पॉलीप्लॉइडी। तो ये आज हम स्टार्ट करने वाले थे, ठीक है। अच्छा, पॉलीप्लॉइडी बता दिए थे आप पिछले क्लास में। उसका जो एनिप्लॉइडी का हम नहीं बताए, हमको जहाँ तक है 2n-1 इस तरह का नहीं बताया है, यही वाला थोड़ा सा आज हम इसको तो उसमें मतलब क्रोमोसोम वो का नहीं बताएं, नंबर। क्योंकि पॉलीप्लॉइडी का जो होता है वो तो मान लिया जाए कि कोई एक क्रोमोसोम के बारे में ऐड हो रहा है, इस सेट ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है कि कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आके ऐड होगा, ठीक है। जैसे मान लो 2n है, उसमें एक घट जाएगा, 2n है एक जुट जाएगा। तो इसका बस हम खाली बस छोटा सा व्यू देंगे, छोटा सा हम डिस्क्राइब कराएंगे कि किसको क्या बोलते हैं, क्योंकि इसमें भी दो चीज लिखा है, हाइपो एंड हाइपर। अगर तुमने देखा होगा, देखा होगा, तो हम हाइपो एंड हाइपर का कॉन्सेप्ट दिखाए थे, ठीक है। तो वो हम बस आज बताएंगे, वो 5-10 मिनट का है, उसको लिख लेने से क्योंकि देखो पता चलेगा, जैसे हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर ही है, जेनेटिक डिसऑर्डर भी दो तरीके का होगा, एक जीन से रिलेटेड होगा, क्रोमोसोम से होगा, जिसमें हम लोग का डाउन सिंड्रोम वगैरह। तो डाउन सिंड्रोम क्या ट्राइसोमी है, वो डायरेक्टली क्रोमोसोम पे डिपेंड हो रहा है। और अगर हम बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर में, तो जीन का जो सेगमेंट है उसमें कहीं ना कहीं चेंजिंग होता है, वो जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाएगा। तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है।
पॉलीप्लॉइडी हो ही गया था, ठीक है। तो पॉलीप्लॉइडी में हम लोग क्या देखते हैं कि मान लिया जाए कोई सेट ऑफ क्रोमोसोम है, उसमें कोई एक एक्स्ट्रा, मतलब नॉर्मल क्या होता है कि हमेशा इस कंडीशन में रहता है क्रोमोसोम, रहता है एक होमोलोगस इस कंडीशन, यस आगे कोई एक सेट जो है आके इसमें ऐड हो गया, तो यही होता है प्लॉइडी। क्या होता है? प्लॉइडी, सॉरी पॉलीप्लॉइडी इसी को बोलते हैं। जैसे मान लो 2n है, सॉरी मान लिया जाए ए है, इसमें एक और क्रोमोसोम आ गया, इसको ट्राइप्लॉइडी बोले, इस गया तो उसमें चला गया पेंटा, इस तरह से पॉलीप्लॉइड हुआ। उसी तरह एक एन्यूप्लॉइडी है। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है कि जब एनाफेज के टाइम पे जब क्रोमोसोम अलग होना होता है, क्योंकि सेल डिवीजन गैमेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो क्या होता है कि क्रोमोसोम, सपोज दैट मान लिया जाए ये क्रोमोसोम है, 4 क्रोमोसोम है, ठीक है। ये एनाफेज के पास प्रोफेज मेटाफेज, मेटाफेज में क्या होता है ये बीच में आ गया, ठीक है, ये बीच में मान लो आ गया, 4 है, स्पिंडल फाइबर से अटैच। हाँ, तो जब ये मेटाफेज होगा तो मेटाफेज में क्या होगा, सबके साथ स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। और जब ये खिंचाना स्टार्ट होता है, आई मीन जब ये पोल पे जाएगा, सपोज दैट ये है 4, ठीक है। तो मान लो ये स्पिंडल फाइबर का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ एक साइड में, ठीक है, और एक साइड में मान लो ये 2 क्रोमोसोम का स्पिंडल का फॉर्मेशन हुआ नहीं, तो जो अगला बनेगा, देखो इसमें कितना आ जाएगा, 6 इसमें मतलब कम हो आ जाएगा, इसमें 2 क्रोमोसोम आ जाएगा। इस केस में होना चाहिए था 4, ठीक है, सॉरी इसमें हो सर वीडियो रुक गया सर। ये 2 के जगह ये 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों अल्टीमेटली फिर अपना होमोलोगस बनाएगा, उस हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 था, फिर 2 ला गया, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 अल्टीमेटली। या फिर ये हो सकता है कि यहाँ इस दोनों का अगर हम एक क्रोमोसोम कंसीडर कर रहे हैं तो 2 एक 3 क्रोमोसोम हो जाएगा और इसके बाद एक ही क्रोमोसोम बचेगा। तो ये जो मैकेनिज्म है यही है एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। इसमें से बस कुछ टर्म है उसको लिख लेते हैं, क्योंकि एन्यूप्लॉइडी को 2 पार्ट में बांटा गया था। एन्यूप्लॉइडी प्लॉइडी को 2 पार्ट में बांटा गया था, एक को हम लोग बोले थे हाइपो और एक को हम लिखे थे हाइपर, हाइपरप्लॉइडी। इसमें से क्या, हाइपर में हमेशा ऐड होगा और इसमें हमेशा क्या होगा, घटेगा। तो कौन कौन सा हाइपर है, कौन कौन सा हाइपो है, वो बस उसका हम टर्म लिख देते हैं, उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में हाइपरप्लॉइडी, ठीक है। तो हाइपरप्लॉइड में सबसे फर्स्ट आएगा ट्राइसोमिक, ट्राइसोमिक, ठीक है। इसमें 2n+1 हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल हम लोग ऐसे पढ़ेंगे भी कि 21 नंबर क्रोमोसोम पे एक आ जाएगा तो ट्राइसोमी, वहां 21 ट्राइसोमी लिखा है, वहां हम बताएंगे क्या है। जैसे इसका एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, ये है। उसके बाद फिर डाउन सिंड्रोम है, क्लिनिफेरस सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है, सब इसी में आ जाएगा। दूसरा हो गया तुम्हारा टेट्रासोमी, टेट्रासोमिक। तो इसमें जो है वो 2n+2, 2n+2। तो टेट्रासोमी के केस में जैसे कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में हो जाता है, जैसे एप्पल वगैरह, एप्पल हो गया, ठीक है, वहां पे ये हो गया, न्यू स्पीसीज वहां पे बनेगा, जैसे पियर हो गया, ये सब है, तो इसमें आ जाएगा। ये तो हो गया तुम्हारा हाइपर, ठीक है। उसके बाद हाइपो, हाइपो में क्या आता है कि एक होगा मोनोसोमिक, मोनोसोमिक जिसमें 2n-1 जाएगा, और दूसरा होता है नलीसोमिक, नलीसोमिक,
सोमिक, क्योंकि सोमिक इसका हम लोग सफिक्स वर्ड देख रहे हैं, तो जहां सोमिक होगा वही एन्यूपोलॉइडी के केस में हम लोग ऐसा यूज करते हैं। तो इसमें होगा 2n-2, इस केस में आ जाएगा। तो मोनोसोमिक में टर्नर सिंड्रोम भी है, मोनोसोमिक में इसका एग्जांपल जो है वो टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम इसका एग्जांपल है, ठीक है। अब देखो एक और आता है जो हम लोग बोलते हैं डबल ट्राइसोमिक, ठीक है, डबल डाइसोमिक। तो डबल डाइसोमिक दोनों के केस में आएगा, एक में 2n+1+1 यहाँ भी चला जाएगा, 2n-1-1 यहाँ भी चला जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा है, तो डबल डाइसोमिक इसको बोल सकते हैं। ये डाई है तो इसमें दो मतलब दो अलग एक एक्स्ट्रा अलग अलग से क्रोमोसोम जुड़ जाता है। जैसे ये तो बहुत कम ही होता है, जैसे मान लो एक्स एक्स है, इसमें एक एक्स्ट्रा एक्स वाई चला जाएगा, ठीक है। तो एक्स भी ऐड हो गया, वाई भी ऐड हो गया, समझे, ऐसा है। इसमें अगर घट जाएगा तो जीरो ही हो जाएगा उसमें, अगर देखा जाए तो ये बहुत कम केस में होता है, इसीलिए ये ज्यादा केस में हमको देखने को मिल सकता है, लेकिन ये इस तरह का केस बहुत कम ही देखने को मिलता है, तो डबल डाइसोमिक बोलते हैं, ठीक है। इसको बस नोट कर लो, ये मैकेनिज्म जो है वो खत्म हो जाएगा, आई मीन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर में जाएंगे, तो हम लोग वहां पे पढ़ेंगे। इसको लिख लो। लिख लिए सर, आगे बढ़िए। लिख लिए है ना, चलो ठीक है। तो अब हम लोग आगे जो है जेनेटिक डिसऑर्डर में बात करेंगे, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर में बहुत सारा कुछ कुछ ऐड हुआ है, नया डिजीज भी कुछ कुछ ऐड किया गया है, तो जहां तक हमको याद है वो हम बताना चाहेंगे, ठीक है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर तो सिंपल इसमें तुमको समझ में आ ही रहा है, इसमें भी दो होता है, एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, जो कि एनिपोलॉइडी के केस में हम लोग ज्यादा देखते हैं, वो होता भी है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और दूसरा होता है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर देखो दोनों में डिफरेंस तुमको दिख रहा है, ठीक है। हम क्या बताए थे, क्रोमोसोम क्या है, कि क्रोमोसोम एक कंडेंस स्ट्रक्चर है, उसके अंदर में डीएनए है, तो उसके अंदर में जीन है। तो अगर कोई पर्टिकुलर मान लिया जाए, क्योंकि अच्छा जीन जो कोडिंग करता है वो किसका कोडिंग करता है, एमिनो एसिड का। मान लिया जाए, बहुत हम बताएंगे एग्जांपल है, जैसे मान लो यहाँ पे किसी चीज का कोडिंग है, ठीक है, 1 2 3 4 ये एमिनो एसिड का कोडिंग है। तो इसमें अगर किसी तरह का चेंजिंग होता है तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाएगा, ठीक है। सपोज दैट मान लो ये 4 कोड है, ये एक जीन बनता है सपोज दैट, ठीक है, इसके ये जीन है और इसके अंदर में ये 4 कोड है, और ये चार कोड किसी भी तरह सेल डिवीजन के मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है, सेल डिवीजन के मैकेनिज्म। अब मान लिया जाए किसी कारण से ये तीसरा वाला नंबर जो कोडिंग है वो किसी तरह चेंज हो जाएगा, वहां पे देखो घटता बढ़ता कुछ नहीं है, होता क्या है, यहाँ 3 जैसे कोडिंग कुछ और, जैसे बहुत सारा कोडिंग होगा, इसके जगह पे कुछ और 3 के जगह पे यहाँ कोई एक नया एमिनो एसिड कोड कर गया, ठीक है। तो सेल डिवीजन का जो मैकेनिज्म है वो वहां पे खत्म हो जाएगा, यही एक तरह का कैंसर सेल भी कहलाता है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर पर्टिकुलरली जिन में जो एमिनो एसिड होता है, जैसे हम लोग सिकल सेल एनीमिया वगैरह पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है, पर्टिकुलर पोजीशन का एमिनो एसिड जो है वो नॉर्मल स्टेट से कोई दूसरा एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे फिनाइल कीटोनूरिया है, फिनाइल एनालिन जो है वो कन्वर्ट होता है टायरोसिन में, तो पोजीशन का एमिनो एसिड चेंज हो रहा है किसी और चीज में, किसी कारण से, चाहे वो एंजाइमेटिक एक्शन हो, चाहे वो कोई भी कारण हो, कारण कुछ भी हो सकता है, वीडियो आपका रुक जा रहा है सर, बार-बार भी हो सकता है, कुछ केमिकल चला गया हो सकता है, एंजाइम के चलते हो सकता है, तो कुछ भी चेंजिंग होगा वो जेनेटिक डिसऑर्डर। बट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पूरी डिपेंड कर जाता है एन्यूपोलॉइडी पे। कहने का मतलब या तो किसी कारण से कोई क्रोमोसोम ऐड हो जाएगा अब, या नहीं तो वो हट जाएगा। एक तो पहला चीज है क्रोमोसोम है, दूसरा चीज है कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हम लोग को ये देखना होता है कि देखो सबसे ज्यादा क्या मेल के केस में क्या है, एक्स एंड वाई दोनों क्रोमोसोम यहाँ पे, सॉरी ये एक्स एंड वाई दो गैमेट होगा तो दोनों का क्रोमोसोम अलग अलग है, ठीक है। लेकिन फीमेल में तो सिंपल एक्स है, ये होमोगैमेटिक होता है, ये हेटेरोगैमेटिक होता है। तो यहाँ पे भी ध्यान देना पड़ता है कि एक्स पे डिपेंड करता है कि वाई पे डिपेंड करता है कि फीमेल के एक्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि मेल में 2 है, फीमेल में मात्र 1 है। तो किसके क्या
चेंज मतलब एडिंग से या सब्स्टिट्यूशन से कौन सा क्या डिजीज होता है। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो बेसिक्स जो था हम यही बता दिए, ठीक है, क्योंकि बेसिक्स थी तो हमको जानना है कि आखिर मतलब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में होता क्या है। तो सीधा सीधी एन्यूप्लॉइडी का कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। अब उसमें भी हम लोग को ये देखना है कि मेल के साथ एबनॉर्मल, एग के साथ एबनॉर्मल, मेल या मेल का जो एक्स एंड वाई है वो कहाँ ऐड हो रहा है, कहाँ सब्स्टिट्यूट हो रहा है, कौन सा नॉर्मल है कौन सा एबनॉर्मल है, ये ध्यान देना। तो क्रोमोसोमल एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जिन का तो सीधा सीधा सिंपल सा फंडा है कि जिन जो होता है वो एमिनो एसिड कंटेन करता है, वही एमिनो एसिड प्रोटीन बनाता है, और वही प्रोटीन जो होता है कट6 को कंट्रोल करता है, या जो भी मैकेनिज्म है वो कंट्रोल हो रहा है। और वही एमिनो एसिड में किसी तरह का चेंजिंग हुआ तो उसी ऑर्डर को उस तरह का डिसऑर्डर को जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। क्रोमोसोम में इसका नंबर पे डिपेंड कर जाता है, ठीक है। चलो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। यहाँ तक समझे? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? क्रोमोसोमल और जीन किसको बोल रहे हैं? समझ गए सर। समझ गया? और कोई? हेलो, और कोई किसी को दिक्कत हो रहा है इसमें कि जेनेटिक किसको क्रोमोसोमल किसको? नो सर। समझ में आ रहा है? यस सर। आवाज बहुत धीरे धीरे आ रहा है, थोड़ा जोर से बताओ, सुनाई नहीं दे रहा है। यस सर, बोलिए सर। ठीक है उदय, तुम तो समझ गए। और किसी को प्रॉब्लम? क्रोमोसोम डिसऑर्डर क्या, जेनेटिक डिसऑर्डर क्या? चलो ठीक है, आवाज ऐसे नहीं आ रहा है, जो भी है। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में इट इज काउज्ड ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस एक्सेस और एबनॉर्मल लिखना, एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम, ठीक है। देखो ये इसका है कि ये किसके कारण होता है। ये जो डिसऑर्डर है, मतलब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, एब्सेंस घट सकता है, ठीक है, एक्सेस भी हो सकता है, या एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम होता है, ठीक है। दूसरा चीज होता है कि ये जो होता है दो टाइप का होता है, ठीक है। अब वो जो एबनॉर्मलिटीज होगा वो किस किस टाइप से हो सकता है। तो पहला जो टाइप है वो होता है, लिख ही देते हैं, एन्यूप्लॉइडी, और दूसरा होता है ऑटोसोम इन सेक्स क्रोमोसोम। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। तो किसके कारण हो सकता है? एक होता है एन्यूप्लॉइडी और दूसरा होगा ऑटोसोम इन सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। ये दो कारण से ये होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो ऑटोसोमल एक सेकंड रुको। एक्चुअली ये देयर आर टू टाइप्स, कहने का मतलब यहाँ पे है कि हम लोग जो डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है, वो जो होता है एबनॉर्मलिटीज ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी के साथ
या तो एन्यूप्लॉइडी से होगा या तो ऑटोसोम इन सेक्स क्रोमोसोम, इस दोनों में से कोई एक से होगा। ठीक है, दोनों में से हमेशा नहीं हो सकता, इसको ध्यान रखना। हम दो टाइप लिखे हैं, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं abnormalities either due to aneuploidy और ऑटोसोम इन सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो सबसे पहला जो होता है ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज। ठीक है, सबसे पहला जो डिजीज आएगा वो है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम जो है वो कैसे होता है, तो ये ध्यान रखना कि 21 ट्राइसोमी, तो ये हाइपर एन्यूप्लॉइडी का केस हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं हाइपर एन्यूप्लॉइडी का केस हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देना, 21 ट्राइसोमी लिख रहा है, इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, लेकिन 20, क्योंकि देखो बहुत सारा ऑटोसोम है, 22 पेयर है, बट 21 नंबर पे एक क्रोमोसोम आके ऐड हो जाएगा, इसलिए वहां पे लिखा है 21 ट्राइसोमी। ठीक है, ये भी मतलब कि ये जो होगा ये किसके कारण होगा, तो ये होता है तुम्हारा मतलब नॉर्मली क्या है, 23 पेयर होना चाहिए, 23 इंटू 23 तो 46 होता है, बट इसमें जो है रिजल्टिंग 47 क्रोमोसोम हो जाएगा, 47 क्रोमोसोम। ये कैसे होगा समझो, ये एक्स मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है, तो 45 है नॉर्मल, और अगर मेल में हुआ तो एक्स वाई हो जाएगा ऐड, और अगर फीमेल में हुआ तो एक एक्स एक्स क्रोमोसोम ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखो ये फीमेल में है, ठीक है, तो यहाँ पे 45 क्रोमोसोम, यहाँ पे 2 क्रोमोसोम, और यहाँ पे 45 क्रोमोसोम, यहाँ पे 2 क्रोमोसोम, तो टोटल 47 क्रोमोसोम हो रहा है। तो ये डायरेक्टली ये मेल में अगर ऐसा कंडीशन आया तो इसको हम लोग मेल में देख सकते हैं, और ऐसा कंडीशन आया तो हम लोग इसमें फीमेल में देख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल इसका यही कंडीशन है, कहने का मतलब कि 21 होना चाहिए 46 क्रोमोसोम, बट एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो रहा है। नॉर्मली क्या 45 इंटू वाई होता है, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, 45 प्लस एक्स होता है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्स आ जा रहा है, बस यही चीज है इसमें। तो अगर ऐसा होता तो ये मेल और फीमेल में हो जाएगा, तो इसको हम लोग 21 ट्राइसोमी बोलते हैं। इसमें क्या क्या हो सकता है, तो डाउन सिंड्रोम जो है उसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर फीमेल में अगर ऐसा होता है या फिर किसी में भी होगा, तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है सिंपल है, वो स्टेराइल कर जाता है। ठीक है, स्टेराइल हो जाएगा, माउथ ऑलवेज जो है वो ओपन रहता है, फिंगर जो है वो थोड़ा आई मीन एक सिकुड़ जाता है, इस तरह का इसमें कुछ सिम्टम्स है। इसको नोट करो, हम सिम्टम्स ही लिख देते हैं, नोट कर लो। हो गया सर। हो गया, इसको हम सिम्टम्स लिख देते हैं। It is characterized by, ठीक है, राउंडेड फेस, ब्रॉड फोरहेड, ठीक है, उसके बाद फिर है परमानेंटली ओपन माउथ, हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद प्रोट्रूडिंग टंग,
प्रोट्रूडिंग टंग, मतलब जीभ हमेशा बाहर निकला हुआ रहेगा, ठीक है। फ्लैट हैंड, फ्लैट एंड स्मॉल हैंड, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट, शॉर्ट नेक, ये सब इसमें दिखेगा नॉर्मल, ठीक है। ये है तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको लिख लो। नेक्स्ट जो है हम लोग क्लिनिफेरस सिंड्रोम एंड हो गया सर। ठीक है। देखो हो गया ना। नेक्स्ट जो है वो तुम्हारा जो, ये तो ऑटोसोमल था, ये सेक्स एबनॉर्मलिटीज है। देखो सेक्स एबनॉर्मलिटीज यहाँ पे कहने का मतलब है सेक्स सेल, आई मीन गैमेट्स में किसी तरह का अगर एबनॉर्मलिटीज दिखता है तो उसको सेक्स एबनॉर्मलिटी में डालते हैं, आई मीन देखते हैं। पहला जो है वो है तुम्हारा एग्जांपल टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। तो ये होता कैसे है तो समझ लो कि ये होगा एग के केस में, कहने का मतलब गैमेट्स के केस में। अगर सपोज दैट एबनॉर्मल एग के साथ कोई एक मेल का एक्स क्रोमोसोम अगर फ्यूज गया तो भी हो सकता है, या एबनॉर्मल स्पर्म के साथ कोई एक आई मीन क्योंकि एबनॉर्मल एग है तो एक्स या वाई कुछ भी हो सकता है, एक्स ले लो या वाई ले लो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एग एबनॉर्मल है, यहाँ पे एबनॉर्मल स्पर्म है, तो ऑलवेज एक्स के साथ ही होगा, तभी ऐसा डिजीज हो सकता है, ठीक है। ध्यान से सुनो हम क्या बता रहे हैं। एबनॉर्मल एग, क्योंकि का फ्यूजन होगा तो एबनॉर्मलिटी के हिसाब से क्रोमोसोम वहां पे 0, अगर हम यहाँ पे एबनॉर्मल एग कहने का मतलब क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे 0 ले लेते हैं तो क्या होगा, टोटल होना चाहिए कितना, बट एक क्रोमोसोम है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। 45। ऐसा अगर कंडीशन आ जाता है, चाहे वो हो चाहे वो एग के केस में हो, और क्योंकि अगर स्पर्म में भी किसी तरह का अगर फिर हम 0 वहां पे उसको लेते हैं कि वहाँ क्रोमोसोम नहीं है किसी तरह से, क्योंकि ये नॉन डिसजंक्शन का थ्योरी है, जिसमें हम बताए थे पिछले क्लास की जब डिवीजन होता है तो वो अलग अलग टूटता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, तो वहां पे अगर मान लिया जाए वो गैमेट होगा ही नहीं, स्पिंडल फाइबर फॉर्म ही नहीं किया, फॉल्टी ऑफ स्पिंडल फाइबर अगर हम लेते हैं तो उसमें क्या होगा, स्पर्म में जो क्रोमोसोम है 0 हो जाएगा और एग में भी 0 हो जाएगा। लेकिन अगला आई मीन नॉर्मल मेल हो या फीमेल, ठीक है, नॉर्मल मेल हो या फीमेल, ठीक है, तो फीमेल में से या तो एक्स या तो वाई किसी में से एक से यूज करेगा, और इसमें ऑलवेज एक्स है, तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, अगर जाना है तो टोटल 46 होना चाहिए, बट एक जो है मेन वो होगा ही नहीं, इसमें भी वही होगा और इसमें भी वही होगा, क्योंकि इसमें मेल एबनॉर्मल है, इसमें फीमेल एबनॉर्मल है, तो यहाँ पे जो रिजल्टिंग होगा टोटल दोनों का 45 एक ही चीज है, तो यहाँ क्रोमोसोम जो है ये घट जाता है, और ये सेक्स एबनॉर्मलिटीज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये गैमेट के साथ में हो रहा है, तो सेक्स सेल में आ रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम, उसी की वजह से ऐसा होता है। अब देखो जब यहाँ टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं तो टर्नर सिंड्रोम जो होता है, अगर नॉर्मली ये क्या है, फीमेल का ये डिजीज है, ठीक है, अगर ये फीमेल का ही डिजीज है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे नॉर्मली वाई को नहीं लिखते हैं, तुम सब बुक्स में देख सकते हो कि वहां पे फीमेल के केस क्योंकि टर्नर सिंड्रोम में लिखा हुआ है कि एक्स है वहां पे, ठीक है, जिसके कारण जो एबनॉर्मलिटीज है वो फीमेल में दिखेगा। तो सबसे पहले जब यहाँ पे गैमेट का फ्यूजन होगा, यूनियन ऑफ गैमेट होगा, तो जाइगोट बनने के बाद जब जाइगोट बनेगा तो वहां पे एक क्रोमोसोम मिसिंग होगा, और मिसिंग होने से क्योंकि फीमेल के केस में तो वहां एक्स एक्स होना चाहिए, बट एक एक्स जो है सेक्स क्रोमोसोम ही एब्सेंट होगा,
तो उसका जो सेक्स ऑर्गन हम बोल सकते हैं एक तरह का, जो हम लोग आई मीन मेल एंड फीमेल जो करते हैं तो कैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देख के करते हैं। तो इस केस में जब फीमेल के साथ होता है तो उसका जो सेक्स ऑर्गन है, ओवरीज वगैरह जो, वो रिडिमेंट कर जाता है। ठीक है, एक तरह का वहाँ स्टेराइल केस आ जाएगा। ठीक है, स्टेराइल केस मतलब वो कभी भी इन फ्यूचर में कभी भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं कर सकता है। तो ये डायरेक्टली सेक्स रिलेटेड आई मीन सेक्स एबनॉर्मलिटीज है, आई मीन गैमेट सेल जो बोलते हैं ना, सेक्स सेल, उसके हिसाब से ये होता है। ठीक है, यही चीज है। तो इसमें क्या क्या होगा, तो ये इसमें हम दिखा देते, आई मीन लिख देते हैं क्या क्या हो सकता है। तो सबसे फर्स्ट में है स्टेराइल फीमेल। सबसे पहला चीज है स्टेराइल फीमेल, जिसका स्टेराइल फीमेल अगर है तो उसमें रूडिमेंट ओवरी हो जाएगा, अनडेवलप्ड ब्रेस्ट। ठीक है, दूसरा है स्मॉल यूटेरस। ठीक है, पफी फिंगर ये होगा, और शॉर्ट हाइट हो जाएगा, यही इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, यही है टर्नर सिंड्रोम, इसको नोट कर लो। इसमें तो हम जैसे टोटल हम बताए, नॉर्मल ये भी तुम लिख सकते हो, प्लस एक्स 44 तो ऑटोसोम का होगा, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम वो एक ही जाएगा, बस एक ही रहेगा, दूसरा नहीं होगा। ठीक है, इसी को कर लेना। 2n इज इक्वल टू 45 और इसका रिजल्ट होगा 44 प्लस एक्स, मतलब दोनों गैमेट से मात्र एक ही क्रोमोसोम उसमें जाएगा, बस टर्नर सिंड्रोम। हो गया? हेलो, यस सर, हो गया। देखो, अब जो नेक्स्ट है वो क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम है, जिसमें यहाँ 45 हो रहा था, वहां पे 46 के अलावा जो है एक क्रोमोसोम ऐड हो जाएगा, मतलब ठीक है, नॉर्मल क्या था, एक सेकेंड, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। एक सेकेंड रुक जाओ अभी।
देखो यहाँ जो हम लिखे हैं ध्यान देना, ये जो होगा ये कैसे होगा, यूनियन ऑफ एबनॉर्मल एक्स एक्स एग है, ठीक है, और नॉर्मल जो है एक्स वाई। सपोज दैट मान लिया जाए कि 44 तो हमारा क्या है, वो एक तरह का हमारा ऑटोजोम है, एक एक्स वाई अगर ऐसा होता है तो मेल, और अगर एक्स एक्स होता है तो फीमेल। तो यहाँ पे दोनों एबनॉर्मल अगर हुआ तो या तो एक्स एक्स एक एबनॉर्मल हुआ या तो एक्स वाई एक एबनॉर्मल हुआ, ठीक है। तो इसमें देखो 44 और यहाँ पे होना चाहिए कितना, एक्स एक्स होना चाहिए, बट अगर एक वाई ऐड हो जाएगा तो देखो कितना, 4 और 3 7, तो यहाँ 40 एक्स क्रोमोसोम हो जाता है, ठीक है। देखो दोनों के केस में वही है, अगर एक्स एक्स एग एग आ गया और नॉर्मल वाई है, तो सपोज दैट मान लो ये वाई है, तो इसके साथ एक एक्स अगर एब नॉर्मल आ गया तो भी वही कंडीशन है। और यहाँ देखो एब नॉर्मल एक्स वाई है, फिर भी नॉर्मल अगर एक्स आ गया तो कंडीशन वही होगा। अल्टीमेटली हमारा 44 के अलावा इस तरह का अगर बनता है तो वो फीमेल, और इस तरह का बनता है तो मेल। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन में एक एक्स आके यहाँ पे ऐड हो ही रहा है, अल्टीमेटली वो जो रिजल्ट दे रहा है वो इस तरह का रिजल्ट दे रहा है, जो कि हम लोग बोलते हैं 47 क्रोमोसोम। 47 क्रोमोसोम ये ये एक्चुअली जो है ये मेल का डिजीज हो जाएगा, और उस केस में क्या देखेंगे कि मेल में जो है वो फीमेल का करेक्टर आना स्टार्ट हो जाएगा। सिंपली है, इसमें कुछ और है नहीं। दूसरा क्या है, ऐसा कंडीशन होने से, क्योंकि डायरेक्टली गैमेट पे डिपेंड कर रहा है, वो सेक्स क्रोमोसोम है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिप्रोडक्टिवली वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। तो फीमेल में जो होता है वो जो एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन वगैरह का जो मैकेनिज्म होता है उसको घटा के एस्ट्रोजन वगैरह का जो मैकेनिज्म वो बढ़ा देगा, जिसके कारण इसके इन्फ्लुएंस से इस ऐसा कंडीशन होने से फीमेल जो हार्मोन होता है वो ज्यादा एक्सप्रेस होना स्टार्ट होता है, जिसके कारण मेल में फीमेल कैरेक्टर आ जाता है। उसमें भी वही होगा कि टेस्टिस ओवरी वगैरह रिड्यूमेंट कर जाएगा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा। और हाँ, इसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये इनिशियली कुछ दिखता नहीं है, इनिशियली कुछ नहीं दिखेगा। जब एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी आएगा तभी उस टाइम पे ये सब करेक्टराइज्ड जो है, जो भी करेक्टरिस्टिक्स है या सिम्टम्स बोल सकते हैं, वो दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो ये है तुम्हारा क्लिनिफेरस सिंड्रोम, मतलब कि चाहे वो एक्स आई मीन फीमेल गैमेट एबनॉर्मल हो, चाहे वो मेल गैमेट एबनॉर्मल, ठीक है। तो दोनों ने एबनॉर्मल के केस में जो कंडीशन है वो सेम ही आ जाएगा, ठीक है। यही 47 क्रोमोसोम इसमें होगा, तो तुम इसमें लिख सकते हो इस तरह का कंडीशन 4 + XXY, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 47 क्रोमोसोम, लेकिन होना चाहिए 46। ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम मिला है 46। इसका कैरेक्टराइज्ड क्या क्या है वो हम लिख देते हैं, इसको नोट कर लो। तो सबसे पहले इसमें जो है स्टेराइल मेल होता है, पहला जो पॉइंट है वो स्टेराइल मेल कहलाएगा, जिसको फेमिनाइज मेल भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद विथ अनडेवलप्ड टेस्टिस, ठीक है। दूसरा मेंटल रिटार्डेशन होगा, ठीक है। उसके बाद फिर बॉडी हेयर ग्रोथ कर जाएगा, फीमेल लाइक स्पेस बॉडी हेयर, एंड नॉक नी, ठीक है। और साथ साथ में इसका लॉन्ग लिम्ब भी हो जाएगा, ठीक है। आई मीन जो फीमेल का नॉर्मली क्या करेक्टर होता है कि लिम्स जो होता है लॉन्ग होता है, जो कि इसमें भी दिखेगा, मतलब टोटली जो है वो फीमेल का करेक्टर यहाँ पे दिखेगा, लॉन्ग लिम्स, ठीक है। और वो कैसे होगा वो बता दिए, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं एफएसएच और एलएच का जो जो मैकेनिज्म है वो मेल में ज्यादा, ठीक है। यही है, इसको नोट करो।
हो गया? यस सर। हेलो? सर हो गया। हाँ ठीक, समझ में आया ना इसमें क्या बोल रहा है? यस सर, समझ में आ गया। ठीक, बस इसका ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये मैं कैसे कैसे क्या होगा ये। अब हम लोग आते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। तो हम पहले बताए थे कि जेनेटिक डिसऑर्डर एक्चुअली क्या है। तो हम तुम लोग को अभी जस्ट समझाए जेनेटिक डिसऑर्डर सेगमेंट ऑफ डीएनए कहलाएगा। तो इसमें क्या होगा समझो, जैसे मान लिया जाए ये एमिनो एसिड का बेस पेयर है, एमिनो एसिड का ये चेन है, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 ही लेते हैं। ये 6 एमिनो एसिड है जिसके कारण कोई ना कोई एक स्पेशल फंक्शन मेंटेन हो रहा है। जैसे मान लो ए कोई फंक्शन मेंटेन हो रहा है, तो यहाँ जिन जो है ये इस फंक्शन को मेंटेन करता है और वो जिन कंटेन करता है एमिनो एसिड, ये सारा एमिनो एसिड है, ठीक है? अगर इसी सेगमेंट में, चाहे वो पांचों सेगमेंट 6 सेगमेंट में या 6 एमिनो एसिड का जो चेन है, इसमें किसी में भी अगर चेंजिंग होगा किसी कारण से, उसका ओरिजिनल एमिनो एसिड से चेंजिंग होगा कुछ और एमिनो एसिड में, तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाता है। तो ठीक, स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या है जैसे, ठीक है ना? क्योंकि सिकल सेल एनीमिया पढ़ेंगे, फेनाइलकीटोनुरिया है, ठीक है, हेमोफीलिया है, वो सब में क्या होता है, एक एक फिक्स्ड पोजीशन के एमिनो एसिड में चेंजिंग हो जाता है किसी कारण से, ठीक है? तो सबसे पहला जो डिजीज है फेनाइलकीटोनुरिया, ठीक है? देखो फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है? इसको हम पी के यू भी बोलते हैं, ठीक है? इसमें एक चीज ध्यान देना क्या होता है, ठीक है? फिनाइलकीटोनुरिया एक ऐसा डिजीज है जिसमें एक एमिनो एसिड है जिसका नाम है PHY, जो नॉर्मली इसको हम लोग कंबाइंड होता है फिनाइल एनी, ठीक है? फिनाइल एलानिन हम लिख ही देते हैं, ठीक है? फिनाइल एलानिन, ठीक है, ये है। तो फिनाइल एलानिन जो एमिनो एसिड है, ये तभी मेंटेन हो पाएगा जब एक पर्टिकुलर एंजाइम वहां पे प्रेजेंट होता है जिसका नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज ये एंजाइम है। समझना इसमें होता क्या है, समझ लो, ठीक है? तो इस डिजीज में अगर इस हार्मोन का लैकिंग हो गया तो ये जो एमिनो एसिड है फिनाइल एलानिन, ये कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन में, जिसके कारण ये डिजीज हो जाएगा। अभी हम तुमको क्या बताए थे कि जिन है तो सेगमेंट होगा और वो सेगमेंट एमिनो एसिड का होगा। अब कोई पर्टिकुलर एमिनो एसिड यहाँ चेंज हो रहा है, फिनाइल एलानिन, ड्यू टू लैक ऑफ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है? जब ये इसका लैकिंग हो जाएगा तो ये जो एमिनो एसिड है फिनाइल एलानिन, ये कन्वर्ट किस में होगा, टायरोसिन में, जिसके कारण ये डिजीज काउज करेगा, ठीक है? अब देखो, जब ये डिजीज काउज करेगा तो इसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है? ये एक तरह का मतलब ऑटोसोमल डिजीज है। और दूसरा चीज है कि ये किस क्रोमोसोम नंबर पे होगा, तो यहाँ ध्यान रखना क्रोमोसोम नंबर 12 पे होगा, ठीक है? 22 ऑटोसोम है, 22 ऑटोसोम में जो 20 क्रोमोसोम है उसमें जो जीन है उसके जीन के सेगमेंट के एमिनो एसिड में ये चेंजिंग हो जाएगा, ठीक है? तो क्या हम बताए, फेनाइल एलानिन जो होता है वो कन्वर्ट होगा टायरोसिन में विद द लैकिंग ऑफ दिस एंजाइम फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, और ये कहाँ होगा, तो क्रोमोसोम नंबर 12 पे ऐसा होगा। अगर ऐसा हुआ तो ये डिजीज जो फिनाइलकीटोनुरिया है वो डिजीज हो जाएगा। देखो इसमें क्या होता है, सिंपल सा है कि अगर इस तरह का कोई भी इम्पेयरमेंट होता है
तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है वो मेंटल रिटार्ड कर जाएगा, आई मीन मेंटल इंटेलिजेंसी को इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, या मेंटल एबिलिटी। तो कहीं ना कहीं जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है या मेंटल रिटार्डेशन का जो भी मतलब जैसे मेंटल रिटार्डेशन में क्या है कि रिमेम्बरिंग ज्यादा होता है, सॉरी रिटार्डेशन में घट जाएगा, बट नॉर्मल मेंटल एक्टिविटी में क्या देखता है कि रिमेम्बरिंग कैपेसिटी बढ़ता है, या सोचने का थिंकिंग का जो भी पावर, मतलब मेंटल से रिलेटेड जो भी है वहां पे वो डिजीज कॉज कर जाएगा, सिंपल है और इसमें कुछ है नहीं। तो फेनिलकेटोनुरिया जो होगा वो कहाँ पे होगा, सबसे पहले क्रोमोसोम नंबर 12 में। क्रोमोसोम नंबर 12 का जो जीन है वहां पे एमिनो एसिड है ये, और कन्वर्ट होगा ये किसके कारण, तो लैक ऑफ दिस एंजाइम। इसको लिख सकते हो लैक ऑफ दिस एंजाइम, इसको नोट करो। हो गया सर। हो गया। सर इसके पहले सर इसमें सर क्रोमोसोमल डिजीज में कितना बताया था सर, सेक्स एबनॉर्मलिटी जो था ना, हाँ इसमें कितना डिजीज लिखा है सर, मेरा लीव हो दो गया ही था, टर्नर एंड क्लिनिफेरस सिंड्रोम। टर्नर लिखे, बाकी दूसरा लिख लेंगे बाद में। क्या तुम्हारा ये छूट गया था क्या? हाँ सर, यहाँ नेटवर्क इस टाइम चला जाता है बीच बीच में। अरे उसमें कुछ है नहीं, वैसे एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा टर्नर में, टर्नर हो गया था सिंड्रोम सर। में एक एक्स्ट्रा हो जाता है बस, मतलब कि सर टोटल टर्नर में क्रोमोसोम 45 था ना, हाँ टर्नर में टर्नर में 45। 45 और क्लिनिफेरस में 47 हो जाएगा। क्या बोले सर दूसरा का नाम? पहला जो है टर्नर है, दूसरा था क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम। क्लिनिफिल्टर। हाँ क्लिनीफिल्टर, ठीक है, ये सब एनसीईआरटी में है। तो ठीक है, एनसीईआरटी में इस बार फेनिलकेटोनुरिया, मतलब इधर 2-3 साल से ये डिजीज भी ऐड किया है, पहले ऐसा नहीं था। ये है थैलेसीमिया है, ठीक है सर, ओके। ठीक है। हो गया सर नोट। हो गया ना? चलो अब हम लोग का जो नेक्स्ट है डिजीज वो है तुम्हारा सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। तो सबसे पहले सिकल सेल एनीमिया क्या होता है ये समझ लो। सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, ये क्या होता है इसको समझ लो। सबसे फर्स्ट में अनीमिया है तो सिंपल है, ये कहीं ना कहीं ब्लड से रिलेटेड होगा। तो नॉर्मल आरबीसी का जो स्ट्रक्चर होता है वो राउंडेड एंड डिप्रेस्ड होता है, ठीक है, या बायकॉन्केव होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना होगा कि इस डिजीज में होगा क्या। तो इस डिजीज का पहले हम इफेक्ट बताते हैं, फिर होता कैसे ये बता देंगे। सबसे पहले तो सिंपल वही कॉन्सेप्ट है कि जिनका सेगमेंट में कोई पर्टिकुलर एमिनो एसिड कहीं ना कहीं वो किसी और एमिनो एसिड में चेंज हुआ होगा, तो वो कैसे होता है वो अलग चीज है, वो बताते हैं। बट सिकल सेल एनीमिया में जो आरबीसी का शेप है, जो बायकॉन्केव शेप होता है, वो चेंज होता है सिकल्ड में, इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। अब सिकल्ड में होने के कारण जो हम लोग को बॉडी का में ऑक्सीजन का कमी को फुलफिल करता है, क्योंकि आरबीसी अगर बायकॉन्केव या नॉर्मल शेप में होगा तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को वो बाइंड करके लेके जा सकता है। लेकिन जब सिकल सेल्ड हो जाएगा तो इस कंडीशन में ऑक्सीजन का जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो घट जाता है, जिसके कारण बॉडी में एनर्जी नहीं आ पाता है। और इस टाइप के डिजीज का कोई भी अगर पर्सन ऐसे डिजीज से अफेक्टेड है तो कभी भी वो हाई एल्टीट्यूड वाले जगह पे नहीं जा सकता है, क्योंकि जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं वहां पे आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन का कमी होता है और हम लोग जोर जोर से जो सांस लेते हैं, रीजन वही है। लेकिन वहां पे आरबीसी का काम जो है वहां पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका शेप ही अलग है। मतलब सिंपल है कि इस डिजीज में आरबीसी का जो शेप है वो चेंज हो जाता है, जिसके कारण चेंज होने के कारण बॉडी में ऑक्सीजन का जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो घट जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन का बाइंडिंग कैपेसिटी घटेगा तो नॉर्मल जैसे हैं उस कंडीशन में हम लोग को ऑक्सीजन मिलेगा। लेकिन मान लिया जाए अगर हाई एल्टीट्यूड वगैरह जगह पे जाते हैं जहाँ ऑक्सीजन का कमी हो जाता है,
वहां पे फिर उस पर्सन को बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगा, तुरंत वीक हो जाएगा, हो सकता है फेंट कर जाए, मतलब बेहोश वगैरह हो जाए। तो ये चीज कंडीशन है। तो यहाँ पे हम क्या होता है, इस डिजीज में क्या हो रहा है, आरबीसी जो है वो कन्वर्ट हो, सॉरी आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है बायकॉन्केव वो सिकल सेल में चला जाता है। अब देखो होता क्या, इसके लिए नॉर्मल जो हम लोग बात करें ये डिजीज के लिए नॉर्मल जो होता है वो हेमोग्लोबिन ए है, HbA, ठीक है। जब ये कन्वर्ट होगा, जब अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा HbS में, ठीक है। तो ये जो जीन बोल रहे हैं ये नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल मतलब सिकल सेल में ऐसा कंडीशन आता है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हम बताए कि ये कोई पर्टिकुलर जिनका एमिनो एसिड जो है, आई मीन पर्टिकुलर एमिनो एसिड जो होता है वो चेंज हो जाता है, वो किस में चेंज हो जाता है। तो हम एक फिगर बना रहे हैं, तुमको वहाँ क्लियरली दिखेगा, ठीक है। तो ध्यान देना कि सिकल सेल में क्या होता है कि इसमें जैसे मान लो HB एक नॉर्मल जीन है, ठीक है, तो उसमें अल्फा बीटा बहुत सारा चेन होगा, या फिर नॉर्मल कोई अगर चेन होता है तो उसमें बीटा चेन के 6 पोजीशन पे जो एमिनो एसिड है वो चेंज हो जाएगा। वो चेंज किस में होगा, वो चेंज होगा तुम्हारा, वो चेंज हो जाता है ग्लूटामिक एसिड से वो वेलानिन में चेंज हो जाएगा। मतलब HbA एक नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल एक जीन है, एक सेगमेंट है, इसमें 6 पोजीशन का जो जीन होगा, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6, इस पोजीशन का जो जीन होगा, सॉरी इस पोजीशन में जो एमिनो एसिड होता है वो होता है ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। जब ये ग्लूटामिक एसिड वेलानिन में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये एबनॉर्मल हो गया और इसका जीन यहाँ पे HbS दिखाएगा, ठीक है। और ये चेंज जैसा ही होगा तो आरबीसी का जो शेप है वो सिकल्ड में चला जाएगा, जिसके कारण जो प्रॉब्लम होना है वो हम बता सकें, जिसमें ऑक्सीजन का जो है वो बाइंडिंग कैपेसिटी घटा देता है। तो इस आई मीन बनाते हैं, उसमें तुम समझ सकते हो क्या होता है नहीं होता है, ठीक है। देखो सबसे फर्स्ट में हम नॉर्मल जीन पूछे थे, तो नॉर्मल जीन हम क्या बताए थे, HbA, हम क्या बताए थे, HbA, ये नॉर्मल जीन है हमारा, ठीक है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सिकल सेल HbS जीन। इसमें होगा क्या, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, CTC और GAG, ये 3 एमिनो एसिड का कोडिंग है, साइटोसिन ग्वानिन थायमिन एडेनिन साइटोसिन ग्वानिन, ठीक है। और ये जो है एक ये GAG आ गया, और ये GAG डायरेक्टली ग्लूटामिक एसिड, अब हम इसमें चेन बनाते हैं, ठीक है, समझना। वेलानिन पहला, हिस ल्यू थ्रू प्रो ग्लू एंड ग्लू। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये जो है ये अभी ग्लू है, आई मीन ये ग्लूटामिक एसिड है, तो ये नॉर्मल है। जब ये चेंज होगा तो ये ही जो है वो वेलानिन बन जाएगा, VAL, ठीक है। VAL शॉर्ट फॉर्म में वो एमिनो एसिड का वेलानिन इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा देखो, ल्यू थ्रू प्रो ग्लू ग्लू। देखो यहाँ पे भी 7 हम लिए, यहाँ पे 7 आई मीन एमिनो एसिड का सेगमेंट है, तो हम क्या बताए कि 6 पे चेंज होगा, तो यहाँ पे जो ग्लू लिखे थे ये वेलानिन में चेंज हो जाएगा। अब ये जब वेलानिन में चेंज हो गया तो जो शेप है वो चला गया तुम्हारा क्या, सिकल। अब यहाँ पे चीज ध्यान देना, देखो ये एमिनो एसिड से ही बन रहा है, ये एमिनो एसिड आई मीन ये बेस पेयर से ये एमिनो एसिड बन रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी तो चेंजिंग होगा तब ना वो चेंज हो रहा है। तो चेंजिंग कैसे होगा समझो, तो यहाँ पे CTC है, CT के जगह आई मीन थायमीन के जगह पे एडनीन आ जाएगा, और ये ठीक उल्टा चला जाएगा, G, ठीक है, होना चाहिए यहाँ एडनीन ऊपर चला जाएगा और थायमीन नीचे आ जाएगा। यहाँ पे देखो थायमीन ऊपर था एडनीन नीचे था, तो ये नॉर्मल था,
लेकिन यहाँ पे एडनिन ऊपर और थायमिन नीचे, ठीक है। ये हमारा नाइट्रोजन अल्टीमेटली जो है यहाँ पे GUG, देखो यू यहाँ यूरासिल यूज हो रहा है, तो ये आरएनए आई मीन पैरामिड आई मीन प्यूरिन एंड पैरामिडिन दो चीज पढ़े ही हो गए डीएनए में तुम लोग। तो यहाँ पैरामिडिन में यहाँ पे होना चाहिए थायमिन, बट यहाँ पे हो गया क्या, यूरासिल, ठीक है। अब ये यूरासिल हुआ तो ये कन्वर्ट हुआ तुम्हारा किसमें, वेलानिन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज है, ट्रांसक्रिप्शन होता है यहाँ पे किसका, तो CTC का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो किसका होगा, CAC का हो जाएगा, ठीक है। CAC का हो जाएगा, बस यही है, ठीक है। तो देखो तुम्हारे सामने दिख ही रहा है, ठीक है। तो ये वाला पोजीशन चेंज हो गया। हो गया, इसको लिख लिए, नोट किए। हाँ सर। चलो इसमें एक और चीज है जो तुमको हम बता देते हैं, इसका जो बेनिफिट है, ठीक है। तो इसका बेनिफिट क्या है समझो, जब ये सेल बाइकॉनकेव होगा या राउंड जो भी बोल सकते हो तुम लोग इसको, जब ये सिकल सेल में आएगा तो इसका एक फायदा ये है कि इस टाइप का इन्फेक्टेड पर्सन को कभी भी मलेरिया काउज नहीं कर सकता है, ये इसका बेनिफिट है, ठीक है। कुछ रीजन में जैसे ट्रॉपिकल रीजन वगैरह में जो है, अगर ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है कि वहां पे मलेरिया होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, और मलेरिया भी कौन सा, तो बहुत ही ज्यादा हाईली फेटल वाला बोलते हैं एक तरह का। अगर वो होता है तो मैक्सिमम केस में आदमी मर ही जाता है, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हम लोग पढ़ेंगे अभी इसमें, ठीक है। तो उस तरह का अगर वाइवेक्स एंड फैल्सिफेरम दो अलग अलग स्पीसीज है जिसके कारण वो एक तरह का फेटल डिजीज बोला जाता है, तो उस केस में आई मीन जो फेटल मलेरिया डिजीज हम बोल रहे हैं, इस कंडीशंस में सिकल सेल अगर एनीमिक कोई पर्सन है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसको ये डिजीज नहीं हो सकता। इसका रीजन क्या होता है कि जो भी प्लाज्मोडियम जब मॉस्किटो काटने के बाद जब वो ब्लड में जाता है तो इसको पेनेट्रेट कर सकता है, आई मीन वो ब्रेक कर देगा। लेकिन जब ऐसा हो जाएगा तो वो उसको पेनेट्रेट करने में उस स्पीसीज को या उस पैथोजन को बहुत प्रॉब्लम होता है, तो नहीं कर पाता है। तो ट्रॉपिकल एरिया वगैरह में जो होता है ये सब ज्यादा केस मलेरिया, सॉरी मतलब वहां पे उस रीजन में जो मलेरिया केस ज्यादा होता है, अगर उस रीजन में ऐसा होता है तो वहां का पर्सन के लिए ये बेनिफिट है, ठीक है। हाँ, इस डिजीज से बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है, लेकिन नॉर्मल अगर आदमी जिंदगी जी रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो एक्सरसाइज वगैरह करेगा, मतलब सिंपल जहां ऑक्सीजन का डिमांडिंग वाला कोई भी काम करेगा तो वो दिक्कत होता है। उसमें से कभी कभी जो ऑक्सीजन का कमी से जो ब्रेन वगैरह डैमेज होने का भी खतरा रहता है इसमें, बस इसमें यही है। इसमें ध्यान रखना कि क्या हो रहा है, तो ये जो जिन है ये कन्वर्ट हो रहा है, ये कैसे GAG से यहाँ GUG चला गया दूसरा, जिसके कारण 6 नंबर पोजीशन पे ये ग्लूटामिक एसिड से वेलानिन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और ये किस चेन पे, तो बीटा चेन क्रोमोसोम या DNA सेगमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। यही है, इसको नोट कर लिए, इसको मिटा दें। यस सर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है थैलेसीमिया, ठीक है।
देखो दूसरा जो है हम लोग का, तुम लोग के पास किसी के पास बुक होगा तो हमको डिजीज बता देना, क्योंकि इसमें जो है तुम्हारा कौन कौन सा डिजीज है, जैसे सिकल सेल एनीमिया, हेमोफीलिया भी पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद एक थैलेसेमिया है। पर थैलेसेमिया में क्या होता है समझ लो। देखो हीमोग्लोबिन जब भी होगा उसके लिए दो चेन बनता है, एक अल्फा चेन एक बीटा चेन, ठीक है। उसी तरह थैलेसेमिया डिजीज में भी दो चेन बनता है, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। इसमें कोई भी एमाइनो एसिड का जो है वो एमाइनो एसिड के डिस्टरबेंस से नहीं होता है, बट ये जो डिजीज है होता किसके कारण से है कि अगर अल्फा चेन या बीटा चेन दोनों में से कोई भी चेन अगर किसी कारण से वहां पे डिस्टर्ब हो गया, मतलब फॉर्म नहीं हो पाया, या फिर हम बोल सकते हैं फॉर्म अगर हो रहा है तो कोई 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 भी सेगमेंट कट जा रहा है, कहने का मतलब एक तरह का कि बीटा और अल्फा चेन जो हम लोग थैलेसीमिया में देख रहे हैं, तो एक्चुअली क्या है, देखो थैलेसीमिया भी आरबीसी सेल से रिलेटेड है, ठीक है। वगैरह उतना सही से नहीं हो पाएगा बॉडी में, ठीक है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है दो, अल्फा एंड बीटा चेन, अल्फा एंड बीटा चेन, जिसका जो चेन का नाम है वो है थैलेसेमियासिस, थैलेसेमियासिस चेन है, ठीक है। अगर अल्फा हो या बीटा हो, इस दोनों में अगर किसी तरह का ये चैन प्रोडक्शन नहीं हो पाता, इसमें एमाइनो एसिड का कोई रोल नहीं है, सीधा चैन पे ही इफेक्ट होता है। अगर वो चेन नहीं बन पाया तो ये डिजीज हो जाएगा, ठीक है। और ये डायरेक्टली इसीलिए सेक्स क्रोमोसोम पे डिपेंड है, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम ही डिसाइड करता है। क्योंकि देखो जब भी प्रोडक्शन होगा किसी भी बेबी का, तो नॉर्मली आरबीसी वगैरह बनता ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे उस तरह से, क्योंकि उस क्रोमोसोम में बहुत सारा, इसलिए इसमें ना कोई पर्टिकुलर नंबर है क्रोमोसोम का और ना यहाँ पे कोई अमीनो एसिड है। डायरेक्टली चेन अगर इफेक्ट हो जाता है तो ये डिजीज हो जाएगा, और इस डिजीज के कारण जो बोन मैरो का फंक्शन है वो डिस्टर्ब होगा। और बोन मैरो का फंक्शन क्या है ये तुम लोग को पता होगा, क्योंकि 11th में ही था, उसमें है कि आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी वो दो बोन मैरो बनाता है। और सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है, अगर बोन मैरो अगर डिस्टर्ब हुआ, डैमेज हुआ, ठीक है, इस चेन की वजह से, तो आरबीसी का प्रोडक्शन सही से हो नहीं पाएगा और वो डिजीज कॉज करेगा। बस इसमें यही है, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, एक तरह का अनेमिया, एक हेमेटोलाइटिक अनेमिया का केस आ जाता है, अनेमिया का केस आ जाता है, मतलब कहने का कि सही तरीके से आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हेमोफीलिया। देखो हेमोफीलिया जो होता है वो एक्स लिंक्ड डिजीज है। एक्स लिंक्ड डिजीज क्या होता है, एक तरह से कि इसमें जो है ये एक्स क्रोमोसोम के साथ वो जीन लिंक्ड होके वो पास हो जाता है ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक प्लाज्मा फैक्टर है, प्लाज्मा फैक्टर जो कि 11th फैक्टर है, जो डायरेक्टली क्लॉटिंग मैकेनिज्म में हेल्प करता है, वो मैकेनिज्म को वो डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है। कहने का मतलब इस डिजीज में जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म, जो प्लाज्मा फैक्टर है, उस फैक्टर का नाम हम बता देते हैं थ्रोम्बोब्लास्टिन, ठीक है। थ्रोम्बोब्लास्टिन जो 9th फैक्टर है, थ्रोम्बोब्लास्टिन, इस डिजीज में ये जब ये डिजीज हो जाएगा, मान लीजिए ये फैक्ट हो गया, तो ये डायरेक्टली एक्स क्रोमोसोम के थ्रू हो रहा है, ठीक है। आई मीन ये फीमेल के थ्रू जा रहा है, फीमेल को नहीं होता है, फीमेल के थ्रू जाता है, वो एक तरह का कैरियर है। वो प्लाज्मा फैक्टर 9 का जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ये बनने ही नहीं देगा, और जब ये नहीं बनेगा तो हेमोफीलिया एक ऐसा डिजीज है जिसके कारण अगर किसी पर्सन में वो है, जिसके कारण अगर वो ब्लड लॉस करेगा तो वो क्लॉट ही नहीं करेगा। हेमोफीलिया में इतना ही है, ठीक है। हम क्या बता रहे हैं फिर से सुनो, क्योंकि ये डायरेक्टली वही जीन है, HBAN HBS का ही इसमें कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि क्या होता है नहीं होता है। बस इस डिजीज में ये ध्यान रखना कि ये एक्स लिंक्ड है, ठीक है। ये रिसेसिव डिजीज है, मतलब कहने का कि ये फीमेल के थ्रू जाएगा, मेल में जाएगा, और मेल का जो प्लाज्मा फैक्टर 9 जो थ्रोम्बोब्लास्टिन है वो नहीं बनेगा। इसमें बस यही होता है, इसमें और कुछ होगा नहीं, ठीक है। और इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो जीन है तुम्हारा
एक्स एच और एक्स एच, ये नॉर्मल है। जब इसमें होगा तो इस तरह का कंडीशन आ जाएगा। इसमें देखो क्या है कि मेल में है, फीमेल का एक्स में नहीं है। हम एक्स लिंक बताए तो एक्स से लिंक करके वो मेल में चला जाएगा, फीमेल में नहीं होगा। फीमेल में ऑलरेडी एक्स एच है तो ये नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन जो मेल का होगा, आई मीन मेल से जो गैमेट है उसमें जो आता है तो उसके साथ ये कनेक्ट होके, आई मीन एक्स, क्योंकि मेल होगा तो वाई होगा, इसके साथ ये कनेक्ट होके ये चला जाएगा। एक तरह का लिंक्ड डिजीज होता है, क्योंकि लिंक्ड डिजीज क्या होता है, सॉरी लिंक्ड ग्रुप, जो लिंकेज में पढ़े थे कि कोई मान लो एक क्रोमोसोम है, ठीक है, उस एक यहाँ पे जीन है, एक यहाँ पे जीन है, या फिर एक यहाँ पे जीन है, तो सिंपल है, जो ये दोनों से लिंक बहुत ज्यादा स्ट्रांगली होगा, ये से उससे कम होगा। तो जब ऐसा होता है तो एक्स क्रोमोसोम के साथ जब ये अटैच होगा तो ये इसके के साथ ये चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंजिंग होता है, क्योंकि कोई भी एक क्रोमोसोम है तो उसके साथ एक होमोलोगस बनेगा ही बनेगा, तो इसके साथ यहाँ भी तो वो जीन आ जाएगा, तो वो कनेक्ट होके वो नेक्स्ट में चला जाएगा। सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस ये जीन रिस्पॉन्सिबल है, ये नॉर्मल है, ये अब नॉर्मल है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, एक में एक एक्स में नहीं है, एक में एक है, तो ये जो जीन है वही डिस्टर्ब हो जाता है, बस। ठीक है, समझे इसको? हेमोफीलिया को समझे कि फिर से समझाएं? एक बार रिपीट कर दीजिए सर, शॉर्ट में। फिर से रिपीट कर रहे, देखो सबसे फर्स्ट में ये जो डिजीज है ये एक्स लिंक डिजीज है, ठीक है। ये कभी भी फीमेल में नहीं होता है, एक्स क्रोमोसोम के साथ ऑलवेज लिंक करके ये जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अब जैसे एक सवाल है ना कि ये जो डिजीज है मेल में ही क्यों होता है, ठीक है। सोचो कि एक्स एंड वाई, तो एक्स के पास ऑलरेडी एच है, ठीक है, y के पास नहीं है, तो y के पास अगर नहीं है और अगर y वहां पे आता है, ठीक है, तो ये उसके साथ लिंक करके चला जाएगा, ठीक है। जब ये चला जाएगा तो नॉर्मल क्या है, एक्स एच और एक्स एच, ये नॉर्मल और लिंक्ड में जब इसको एक यहाँ पे मिसिंग होगा, एच यहाँ है ही नहीं, सिर्फ एच है, और इसके साथ अगर y कनेक्ट हो गया तो ये फिर ये चला गया ना, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाए होगा, ये ऑलवेज ये y के साथ ही लिंक्ड करेगा, x के साथ लिंक्ड नहीं करेगा। अगर मान लो यहाँ पे x आ जाता है तो ये फीमेल में चला जाएगा, बट नॉर्मली क्या है, ये सिर्फ y के साथ लिंक होके ये चल रहा है इस कंडीशन में, क्योंकि अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा कंडीशन है तो हेमोफीलिया होगा, और y क्या होता है, इसके साथ लिंक होके ये चला जाएगा, वहाँ जेनेटिक डिजीज हो जाएगा, सिंपल है, हेमोफीलिया हो जाएगा। ये नॉर्मल है, ये अब नॉर्मल केस है, ठीक है, समझ गए? यस सर। देखो और डिजीज इसके अलावा एक और अच्छा, डिजीज कलर ब्लाइंडनेस भी है ना, कलर ब्लाइंडनेस। हाँ, इसमें भी वही है, ठीक है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है, कलर ब्लाइंडनेस मेल और फीमेल दोनों में होगा, समझे? इसका हम डायरेक्टली तुमको बता देते हैं, मेल और फीमेल में कलर ब्लाइंडनेस कैसे देखेंगे, ठीक है। देखो सबसे फर्स्ट में जो नॉर्मल है, ठीक है, ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है, ये नॉर्मल मेल है और ये कैरियर वुमेन है, ठीक है। ये दोनों जब फ्यूज होगा, क्योंकि इसका परसेंटेज सबसे ज्यादा इसी से पूछता है ये, ठीक है। तो इसका अब देखो यहाँ पे कंडीशन देख लो क्या है, ठीक है। तो ये फ्यूजन है तो ये नॉर्मल चला गया, ये है ये भी नॉर्मल चला गया, ये है तो ये अब नॉर्मल चला, का रेशियो तुमको दिख रहा है ना,
ठीक है, जिसमें 1 नॉर्मल गर्ल, 1 कैरियर गर्ल, ठीक है, और 1 नॉर्मल बॉय और 1 कलर ब्लाइंड बॉय, ठीक है। जैसे मान लो ये जो है ये तुम्हारा कैरियर गर्ल हो गई, ये कंडीशन आ गया ना यहाँ वाला, तो ये कैरियर गर्ल हो गई, बट ये जो है वो कलर ब्लाइंड बॉय हो गया, बॉय हो जाता है, ठीक है। दूसरा जो है ये नॉर्मल गर्ल और ये है नॉर्मल बॉय। देखो तो इसमें से भी यही है, XC इज अ नॉर्मल जीन। अगर ये किसी तरह से चेंज होता है तो इस कंडीशन में आएगा, और इस कंडीशन में ये फीमेल अफेक्टेड है, आई मीन कैरियर है, और ये मेल नॉर्मल है, तो कंडीशन ये हो गया। अगर यही चीज अगर हम दूसरा देखते हैं, ठीक है, अगर हम कलर ब्लाइंडनेस को फ्यूज कराते हैं, ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट होगा ये रिजल्ट होगा, यहाँ ध्यान देना, ठीक है। अगर हम फ्यूजन करा दिए तो XCX फिर XCY फिर XCX और ये है XY। थोड़ा सा एक सेकंड रुको, हम इसको चेंज कर, इसको तुम पहले नोट कर लो, तो इसको नोट करो, फिर इधर हम बनाते हैं। इसमें थोड़ा सा देखो, इसमें तुम लोग बुक से थोड़ा थ्योरी पढ़ना, और इसका जो है ना, क्योंकि ये पूछता है कलर ब्लाइंडनेस कौन है, कितना % होगा नहीं होगा, ये सब पूछता है लोग बहुत ज्यादा। % कैरियर है, 25%, हाँ वो है, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं हम। अब हम लोग यहाँ पे इसका दूसरा जो है वो देखेंगे, XCXC ये हो गया कलर ब्लाइंडेड वुमेन, फीमेल, ठीक है। और अगर XY, हमेशा ध्यान रखना फीमेल ही कैरियर है तो उसी के पास वो प्रेजेंट होगा, ये मेल हो गया। अब इसका हम फ्यूजन कराएंगे तो क्या रिजल्ट है देख लो, ठीक है। यहाँ पे XCX ये कैरियर, XCY ये हो गया ये पॉजिटिव, आई मीन ये तुमको दिखेगा, XCX ये कैरियर फीमेल, ये कैरियर फीमेल, और XCY तो ये हो गया पॉजिटिव, मतलब कलर ब्लाइंडनेस मेल, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कैरियर और 2 कलर ब्लाइंडनेस, मतलब 50% कैरियर फीमेल और 50% कलर ब्लाइंडनेस बॉयज, इस तरह का रेशियो यहाँ पे आता है। तो देखो एक यहाँ पे इन्फेक्टेड है, तो इन्फेक्टेड में 50-50 का चला गया, लेकिन हो रहा है देखो बॉयज में ही हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो कैरियर है, और इसमें क्या है, इसमें कैरियर ज्यादा दिख रहा है, 50% कैरियर था, लेकिन अगर वहां पे कोई कैरियर और नॉर्मल में अगर हम बात करें तो 25% कलर ब्लाइंडनेस एंड 25% कैरियर फीमेल, बाकी का 2 नॉर्मल होगा, ठीक है। इस तरह का रेशियो पूछता है, तो क्रॉसिंग वगैरह करके ये सब देख लेना, ठीक है। बस यही है, इसका हेमोफीलिया का भी क्रॉसिंग है, तो उसमें भी ध्यान रखना कि XHXH जो होगा, XHXH जो होगा वो होगा, और XXH जो होगा वो तुम्हारा ये कैरियर है, ये इन्फेक्टेड है, इसको देख के क्रॉस करके देखना, ठीक है। ये चीज है, यही है तुम्हारा कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, तो कलर ब्लाइंडनेस में कोई पर्टिकुलर टाइप का जो कलर होता है ना वो दिखेगा ही नहीं, जैसे ऑरेंज हो या फिर रेड हो, ये सब ब्लैक में आएगा, कलर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा वो, यही चीज है, ठीक है। इसको नोट करो, और फिर जेनेटिक डिसऑर्डर में जो भी था वो हम सारा बता दिए,
और अगर कुछ छूटता है तो फिर नेक्स्ट क्लास, क्योंकि डिजीज में हमको जहाँ तक याद है वही, ठीक है, क्योंकि न्यू अगर बुक्स में कुछ ऐड हुआ होगा तो बताना। ऐसे हमको जहाँ तक है कि फिनाइलकेटोनुरिया वगैरह ऐड हुआ था, थैलेसेमिया वगैरह, तो वो हम पढ़ा दिए, ठीक है। अब एक बचता है पेडिग्री एनालिसिस, वो नेक्स्ट क्लास 10 मिनट का है, वो खत्म करेंगे, फिर उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, इसको नोट कर लो। जिसको समझ में नहीं आएगा पढ़ के देखना, नहीं समझ आया फिर से पूछ सकते हो। हो गया? हेलो, हो गया सर। हो गया ना? कुछ पूछना है? समझ गया इसमें? हाँ ठीक। ठीक है, फिर तब नेक्स्ट क्लास हम लोग पेडिग्री है, वो 10-15 मिनट का लेक्चर है, ज्यादा कुछ है नहीं। देखो उसमें 2 ही डिजीज है जो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। बस वो जनरेशन टू जनरेशन डिजीज हम लोग करते हैं। आई मीन जैसे बोलते हैं 2-3 जनरेशन में किसके कौन कहाँ इन्फेक्टेड हुआ, कौन कहाँ वो हम है, तो हम नेक्स्ट क्लास वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास वो पेडिग्री एनालिसिस होने के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है प्रिंसिपल वो इनहेरिटेंस वाला, सॉरी प्रोसेस वाला, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तुम लोग नेक्स्ट क्लास एक चीज ध्यान देना कि ये जो चैप्टर हुआ है, इस चैप्टर में अगर कुछ प्रॉब्लम हो, किसी को किसी भी टॉपिक में समझ नहीं आए, फिर से मतलब समझना है, तुम लोग बोल देना, फिर हम समझाएंगे, ठीक है। तो ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास पहले पूरा पढ़ लेना, बस पेडिग्री एनालिसिस है, बाकी बात जो है ऑलमोस्ट मतलब खत्म हो गया। पेडिग्री एनालिसिस टॉपिक खत्म हुआ, चैप्टर खत्म। तो ध्यान देना कि अगर टॉपिक में प्रॉब्लम है या फिर कुछ वैसा हो सकता है नहीं समझ में आया होगा, तो नेक्स्ट क्लास पर डिस्कस हम लोग कर सकते हैं, ठीक है।